हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम औपचारिक संगठन के विषय में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा संगठन क्या है, उसका आधार क्या है। आज हम संगठन का के दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आज हम औपचारिक संगठन के बारे में बात करेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं और कैसे डेवलप होते हैं। तो उससे पहले हम संगठन के अर्थ को एक बार फिर से जान लेते हैं। जॉन गॉस के अकॉर्डिंग संगठन का अर्थ कर्मचारियों की व्यवस्था करना है ताकि कार्यों और उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक पूरा किया जा सके। ये परिभाषा बहुत कुछ कहती है, आप इसे तोड़ कर देखें परिभाषा को। संगठन का अर्थ क्या है? कर्मचारियों की व्यवस्था करना, यानी मैन पावर की व्यवस्था करना। इस तरह से व्यवस्था करना ताकि कार्यों और उत्तरदायित्वों का, जो उनके फंक्शंस हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका उचित विभाजन किया जा सके। उचित विभाजन यानी जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के योग्य है उसे वो कार्य दिया जा सके, और ताकि निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके एक ईजी मैनर में। यानी संगठन एक कार्य योजना बनाना है जिसमें ये तय किया जाता है कि किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो संगठन एक तरह से क्रमबद्ध व्यवस्था है मैन पावर की, इक्विपमेंट्स की और वर्क प्लेस की, जहाँ कार्य करना है। लूथर गुलिक क्या कहते हैं? संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य को विभाजित और निर्धारित किया जाता है और उनका समन्वय किया जाता है। इन्होंने कहा सत्ता का औपचारिक ढांचा है, यानी सत्ता का एक स्ट्रक्चर है। अथॉरिटी कन्वे की जाती है उच्च अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारी को, यानी प्रत्यायोजन भी है, जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो लक्ष्य लेकर संगठन अस्तित्व में आया है उसकी प्राप्ति के लिए वर्क ऑफ डिवीजन किया जा सके, कार्यों को विभक्त किया जा सके और निर्धारित किया जा सके कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा और कैसे करेगा, और उनके बीच में समन्वय बैठाना यानी कोऑर्डिनेशन देखना, यही संगठन का मुख्य कार्य है, संगठित होकर के कार्य करना। फिर बात करते हैं उर्विक, लेंडाल उर्विक क्या कहते हैं? संगठन का अर्थ उन क्रियाओं का निर्धारण है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, यानी क्रियाएं देखनी है, एक्टिविटीज़, किसी टारगेट को अचीव करने में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ लगेंगी, और उन्हें ऐसे वर्गों में, यानी एक्टिविटीज़ को ऐसे वर्गों में क्रमबद्ध करना है जिससे कि वो अलग अलग व्यक्ति को सौंपी जा सके, यानी वर्क ऑफ डिवीजन करना इसका मुख्य कार्य है संगठन का। संगठन अस्तित्व में आता है एक से अधिक व्यक्ति होते ही। तो संगठन क्या है? ये उस ढांचे का नाम है, यानी व्यक्तियों को एक समूह का नाम है जो कॉमन पर्पस के लिए एक डायरेक्शन में प्रयासरत रहते हैं। और ये संगठन अस्तित्व में प्रशासन जो नीतियों का क्रियान्वयन करता है उसकी वजह से आता है। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है? सबसे पहले हर्बर्ट साइमन ने जो परिभाषा दी उससे देखते हैं। औपचारिक संगठन में अमूर्त तथा बहुत बहुत कुछ स्थायी नियमों का समावेश होता है जो प्रत्येक सदस्य के व्यवहार को प्रभावित करता है, यानी ऐसे उसमें नियम और व्यवस्थाएं होती हैं जो स्थायी प्रकृति की होती हैं, जो जानबूझकर बनाई जाती हैं, यानी वो स्वतः उत्पन्न नहीं होती, वो जानबूझकर क्रिएट की जाती हैं। हर्बर्ट साइमन ने ऐसा कहा। लुई एलन क्या कहते हैं? यह वह संगठन है, यानी औपचारिक संगठन वह संगठन है जिसमें हर व्यक्ति के लिए निश्चित कार्यों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार, कार्य और जवाबदेहिता स्पष्ट होती है, यानी किस व्यक्ति के क्या कार्य है, क्या अधिकार है और उनकी जवाबदेही किसके प्रति है, यह स्पष्ट रूप से लिखित में होता है। यह सारी व्यवस्था ऐसी है कि इसमें कार्यरत सभी व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी ढंग से मिलकर कार्य करते हैं। तो औपचारिक संगठन क्या है? औपचारिक संगठन उन संगठनों में से है जिसके प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार और उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, यानी वो लिखित में होते हैं। जो उनके अधिकार और उत्तरदायित्व हैं उस संगठन में कार्य करने वाले लोगों के, वो परिभाषित कर दिए जाते हैं प्रारंभ से ही। इन संगठनों में अधिकार उच्च स्तर से
निम्न स्तर तक प्रत्यायोजित होते हैं। यानी उच्च स्तर का अधिकारी उससे अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को कार्य करने के लिए अधिकार प्रत्यायोजित करता है, यानी देता है। यह संगठन पूरी तरह से औपचारिक होता है, यानी ये इसका निर्माण स्वतः नहीं होता, ये बनाया जाता है और इसका प्रत्येक कार्य लिखित में होता है। लिखित कार्यवाही इसका मुख्य आधार है। फिर हम बात करते हैं औपचारिक संगठन की विशेषताओं की। औपचारिक संगठन इस तर्क पर आधारित होते हैं कि उचित ढंग से संगठन व्यक्तियों के जो उनके सामूहिक प्रयास हैं उससे वो कहीं अच्छे परिणाम देंगे। अगर वो असंगठित होकर कार्य करते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति दो या एक से अधिक व्यक्ति असंगठित होकर कार्य करता है, तो वो कार्य उस तरीके के रिजल्ट नहीं ला पाते जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए आवश्यक होते हैं। औपचारिक संगठन उद्देश्यों को भी लिखित में लिखते हैं, परिभाषित करते हैं और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो गतिविधियां, जो मैन पावर, जो यंत्र औजार या जो सामग्री है या धन है, उसकी उचित व्यवस्था करवाता है। तो औपचारिक संगठन में लिखित आचार संहिताओं को, कर्मचारियों के आपसी संबंधों के जो विवरण है, उच्च और अधीनस्थ के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं, उनको काफ़ी महत्व देता है। यानी इसमें वैज्ञानिक शुद्धता, तर्क संगत संरचना और प्रत्येक चरण पर स्थिति एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्या करना है, किसे करना है और कैसे करना है। अब हम औपचारिक संगठन की पहली विशेषता की बात करते हैं, कानूनी स्तर। यानी जो औपचारिक संगठन है वो किसी कानून के माध्यम से अस्तित्व में आता है। वो स्वतः अस्तित्व में नहीं आता, उसे किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। कार्य का विभाजन, जैसा हम बात कर चुके हैं, किसी भी औपचारिक संगठन में कार्यों का विभाजन लिखित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के प्रति सचेत होता है, उसके कार्य की करने के लिए उसे अधिकार प्राप्त होते हैं, अथॉरिटी मिलती है और उसकी अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, उसकी जवाबदेहिता भी स्पष्ट होती है। नियम एवं व्यवस्थाएं पहले से निर्धारित होती हैं। कोई भी कार्य पूर्व लिखित या पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार ही होता है। किसी भी तरह का अनुशासन में ढील नहीं होती औपचारिक संगठनों में, तो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है और एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में सभी कार्य किए जाते हैं। ढांचे की प्रधानता, कोई भी संगठन स्ट्रक्चर के बिना कार्य नहीं करता। एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर यानी ढांचा। ढांचे में हम पद सोपान को लेते हैं, पदों का पदानुक्रम होता है, पदों की एक सीढ़ी होती है। निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक पद होते हैं जिन पर उच्च अधिकारी के अधीनस्थ होते हैं। कार्यों की जवाबदेहिता निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जाती है। स्थायित्व, औपचारिक जो संगठन हैं उनकी मुख्य विशेषता है कि उनमें स्थायित्व पाया जाता है। वो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वयं जानबूझकर बनाए जाते हैं, प्रत्यायोजन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं और इम्पर्सनल होते हैं। उनकी ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी आप अगर उदाहरण लेकर के बात करें संगठन के किसी उदाहरण की, अगर आप किसी लोक प्रशासन में हम बात करते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अलग अलग तरह के संगठन हैं। इन संगठनों का जो ड्यूरेशन है, उनका टेन्योर है, वो स्थायी होता है। ऐसा नहीं कि वो शॉर्ट टर्म के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि कुछ संगठन शॉर्ट टर्म के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वो पूर्व से ही निर्धारित होता है कि कौन सा संगठन कितने समय के लिए बनाया जा रहा है। संगठन में चार्ट का निर्माण किया जाता है ताकि सभी जो उद्देश्य हैं जिनके लिए वो अस्तित्व में आया है संगठन, वो उस चार्ट पर लिखे जा सकें। तो ये कुछ एक विशेषताएं हैं औपचारिक संगठनों की। औपचारिक संगठनों में कुछ एक दोष भी पाए जाते हैं, जैसे कार्यों का जो विभाजन है वो कई बार स्वहित में हो जाता है, यानी अधिकारी अपने स्वहित में इसका प्रयोग करते हैं, या पहल की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। पहल की शक्ति समाप्त होने से मतलब
अगर कार्यों का विभाजन पूर्व निर्धारित है तो किस व्यक्ति को किस कार्य में रुचि है इसकी अवहेलना हो जाती है कभी कभार। दूसरी ये यंत्रवत इसका होना, यानी एक मशीन की तरह कार्य करना, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मानव को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, मैन पावर को, जितनी उस ढांचे को दी जाती है, जितनी पदानुक्रम को दी जाती है या कार्य का विभाजन है उसे दी जाती है। लेकिन इस मानव जो वैज्ञानिक, उसका मनोवैज्ञानिक पहलू है उसकी अवहेलना की जाती है इसमें। ये एक इसकी नुकसान के रूप में रहता है औपचारिक संगठन के। इसके लाभ भी हैं औपचारिक संगठन के। इसमें परस्पर मतभेद है वो खत्म होता है, क्योंकि अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्लियर होती है, अधिकारों और उत्तरदायित्व की स्थिति भी स्पष्ट होती है, तो पारस्परिक मतभेद की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, कार्यों का दोहराव नहीं होता, पूर्व नियोजित ढंग से कार्य किए जाते हैं, तो इस स्थिति से भी बचा जाता है। उत्तरदायित्वों में अंतर का अभाव, यानी विभिन्न व्यक्तियों के उत्तरदायित्व निश्चित होने की वजह से उनके मध्य जो अंतर है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसमें एक व्यक्ति का अत्यधिक महत्व हो जाए ऐसा भी नहीं है औपचारिक संगठनों में, क्योंकि किसी एक ही व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने कार्य के लिए जिम्मेदार है, पक्षपात नहीं होता है, उसकी अवसर कम रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका कार्य क्या है और आपकी जवाबदेहिता किसके प्रति है। सुरक्षा की भावना रहती है औपचारिक संगठनों में। तो ये कुछ एक लाभ और हानि है औपचारिक संगठनों के। आज हमने इस वीडियो में पढ़ा संगठन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, औपचारिक संगठन क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।